आज हम बात करेंगे इस देश की उस महान हस्ती के बारे में जिन्होंने इस देश की बुनियाद को मजबूत बनाने में तथा हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया, पर हमेशा ही पर्दे के पीछे रहे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुल 7 कैसेट्स रिकॉर्ड किए थे तथा कहा कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पहले 3 कैसेट्स 18 वर्षों के बाद, चौथे और 5वें कैसेट्स 2 साल बाद तथा आखिरी 2 कैसेट्स 5 साल बाद यानी कि मृत्यु के 25 वर्षों के बाद सुने जाएं। ये सारे कैसेट्स नेहरू मेमोरियल म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रॉ के फाउंडर रामेश्वर नाथ काओ के विषय में, जिन्हें दुनिया के बेस्ट जासूसों में से एक माना जाता था। चीन भी जिनका सलाम करता था। 60 का दशक, भारत 2 दशक पहले ही आजाद हुआ था। एक तरफ आंतरिक मोर्चे पर चुनौती तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन सीमा पर साजिशें। इन सब को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि MI6 की तर्ज पर देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी बनाने का फैसला लिया। इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW। रॉ के पहले निदेशक बनाए गए थे रामेश्वर नाथ काओ। उन्हें यह जिम्मेदारी यूं ही नहीं दी गई थी। फ्रांस के बाहरी खुफिया एजेंसी SDECE के प्रमुख काउंट अलेक्जेंड्रो द मैरेंज ने कहा था कि 70 के दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों का नाम का जिक्र होगा तो उसमें एक रामेश्वर नाथ काओ अवश्य होंगे। रामेश्वर नाथ काओ ने रॉ का निदेशक बनने के 3 साल बाद ही साबित कर दिया था कि वह एक बेहतरीन खुफिया प्रमुख है। दरअसल 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान काओ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तानी सेना किस दिन हमला करने वाली है। रॉ के पूर्व निदेशक आनंद कुमार वर्मा कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल सटीक तारीख की जानकारी थी। यूपी के वाराणसी में 10 मई 1918 को जन्मे रामेश्वर नाथ काओ ने 22 साल की उम्र में 1940 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास की। उस समय उसे IP कहा जाता था। राव को यूपी कैडर ही मिला। देश की आजादी के बाद साल 1948 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तो काओ को उसका सहायक निदेशक बनाया गया। उन्हें तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। काओ शुरू से ही नेटवर्क बनाने और समझ से भरे हुए इंसान रहे। उन्होंने समय समय पर अपनी उपयोगिता साबित भी की। साल 1955 में एयर इंडिया का एक विमान हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरने वाला था। इसी में बैठकर चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई बॉन्डुंग सम्मेलन में भाग लेने जाने वाले थे। हालांकि अंतिम मौके पर उनकी तबीयत बिगड़ी और वह नहीं गए, लेकिन वह विमान इंडोनेशिया के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काओ को इस दुर्घटना के जांच की जिम्मेदारी दी गई। काओ ने कम समय में ही इस बात के सबूत इकट्ठा कर लिए कि इसके पीछे ताइवान की खुफिया एजेंसी का हाथ था। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। काओ की जांच करने की प्रक्रिया और फिर जिस तरह उन्होंने जांच को पूरा किया, पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी में उनकी एक विशेष पहचान बन गई। चीनी प्रधानमंत्री ने तो काओ को अपने दफ्तर में बुलाकर सम्मानित भी किया। माना तो यह भी जाता है ये काओ ही थे जिन्होंने चाओ एन लाई तक इस विमान दुर्घटना के विषय में पहले ही सूचना पहुंचा दी थी। रॉ की स्थापना के बाद काओ और उनके साथियों ने करीब 1 लाख मुक्तिवाहिनी के जवानों को ट्रेनिंग दी। इससे भारतीय खुफिया तंत्र में एक नई धार आ गई। काओ के पास एक मजबूत नेटवर्क और सोर्स था जिससे वह सटीक जानकारियां हासिल कर लेते थे। 1971 के युद्ध में भी उन्हें पाकिस्तान के हमले की सटीक जानकारी थी। उन्होंने 2 दिन पहले ही हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन हमला नहीं हुआ तो उन्होंने कहा था कि 1 दिन और इंतजार कर लीजिए। और तीसरे दिन पाकिस्तान ने जैसे ही हमला किया, भारतीय वायुसेना ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद ही बांग्लादेश बना और भारत दुनिया के सामने एक नए रूप में आ सका। सिक्किम विलय में भी रामेश्वर नाथ काओ की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि काओ ने ही इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि सिक्किम का भारत में विलय कराया जा सकता है। इंदिरा की सहमति मिलने पर काओ ने इस विलय को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया था कि उनके नंबर 2 शंकरन नायर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। काओ के साथ 4 अफसरों ने मिलकर चीन की नाक के नीचे इस रक्त विहीन तख्ता पलट को अंजाम दिया। खास बात यह थी कि इस समय चीन की सेना सीमा पर ही थी, लेकिन भारत ने 3000 वर्ग मील के इस क्षेत्र का भारत में विलय कराया और सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। काओ को घोड़े रखने और महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था।
अपने युवा काल से ही वह अपने घर पर घोड़ा रखा करते थे। वह कहते थे कि उनकी आधी सैलरी तो घोड़ों को खिलाने में ही खर्च हो जाती है। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी थी। इंदिरा की सरकार जाने के बाद साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। फिर 2 साल बाद 1977 में जब चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई, मोरारजी देसाई की जनता सरकार सत्ता में आई, तो उन्हें ऐसा लगता था कि इंदिरा की ज्यादतियों में काओ का भी हाथ है। काओ के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने खुलकर कहा कि सरकार इसकी जांच करवा सकती है। इसके बाद एसपी सिंह की कमेटी ने जांच के बाद रॉ को बेदाग बताया। कहा जाता था कि विदेशी खुफिया प्रमुखों के साथ भी काओ के अच्छे रिश्ते रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और CIA के प्रमुख रहे जॉर्ज बुश सीनियर ने उन्हें अमेरिकी काउबॉय की छोटी सी प्रतिमा गिफ्ट की थी। बाद में उन्होंने इस मूर्ति का फाइबर ग्लास प्रतिरूप बनवाकर रॉ के मुख्यालय के स्वागत कक्ष में लगवा दिया था। सांख्यिकी मामलों के विशेषज्ञ और लेखक नितिन ए गोखले ने राव पर एक किताब लिखी है। इसका नाम है आर.एन. काओ द जेंटलमैन स्पाई मास्टर। इसमें वह लिखते हैं, रॉ ने दिसंबर 1972 से मई 1975 के बीच सिक्किम के शासक के खिलाफ अभियान चलाया। 27 महीने लंबे इस अभियान का नतीजा ये रहा कि एक रक्त रंजित ऑपरेशन में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। इस किताब में ये भी जिक्र है कि काओ ने साल 1980 में पंजाब में चल रहे आतंक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की स्थापना की। काओ ने एविएशन रिसर्च सेंटर आर्क, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC भी बनाई। कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद वह सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए। ये भी दावा किया जाता है कि वह प्राइवेसी पसंद इंसान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ही फोटोग्राफ्स खिंचवाई थी। यह देश उनके इन अनगिनत योगदानों को सदैव याद रखेगा। उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को अत्यंत प्रोत्साहित किया। हम आज भी श्री आर.एन. काओ जी की दिवंगत आत्मा को शत शत नमन करते हैं तथा मां भारती के एक महान सपूत को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।